नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं अंधेर नगरी नाटक की भाषा शैली। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता किसको माना जाता है? वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज की विसंगतियों पर चोट की है। भारतेंदु जी का जो नाटक है अंधेर नगरी, उसमें भी औपनिवेशिक भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से वो नाटक अधिक कारगर है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था की आलोचना की है। साथ ही साथ जो भारतीय समाज में भेदभाव आ गया था, उसके विभिन्न कारकों की भी आलोचना की है, जैसे धर्म में भेदभाव, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? लोगों पर पड़ रहा था और लोग आपस में बंट रहे थे, यानी एकजुटता समाप्त हो रही थी। एकजुटता समाप्त होने के कारण जो विदेशी ताकतें थी, वो इसका लाभ उठाकर भारत पर अपना आधिपत्य जमा रही थी। तो इस नाटक की जो शैली है वो व्यंग्य प्रधान शैली है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी। और भारतेंदु जी के इस प्रकार की शैली को अपनाने के बाद हिंदी साहित्य विधा में व्यंग्यात्मकता प्रमुख विधा के तौर पर इस शैली को अपनाया जाने लगा। धीरे धीरे इसी के माध्यम से जो विचार उन्होंने रखे, उन विचारों ने जनता के हृदय पर सीधा प्रभाव डाला, या सीधे जनता के हृदय को छूते हैं भारतेंदु जी के जो इस नाटक में विचार है। अब बात करते हैं इनकी भाषा क्या है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी हैं, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ वैसे तो हम नाटक की बात करें, लेकिन कविता की बात यहाँ मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो हमारा नाटक है या प्रहसन, यहाँ पर प्रहसन भी इसको कहा गया है। किसको? जो अंधेर नगरी नाटक है, इसे प्रहसन रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि नाटक का एक अंक मात्र इसे माना भी जाता है। लेकिन इसको मैं कविता की बात यहाँ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस नाटक में या इस प्रहसन में जितना गद्य का प्रयोग है, उतना ही पद्य का भी इस्तेमाल किया गया है अपने भावों को अभिव्यक्ति के लिए, यानी काव्य का भी प्रयोग हुआ है। तो काव्य के लिए इन्होंने अपनी पूर्व प्रचलित जो ब्रज भाषा है, उसी का इस्तेमाल किया है। और गद्य के क्षेत्र में अगर देखें तो इन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। यानी खड़ी बोली के, आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के अगर जन्मदाता किसी को माना जाता है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इनकी गद्य भाषा के दो रूप हैं, एक तो सरल व्यवहारिक भाषा और दूसरा कौन सा है? शुद्ध खड़ी बोली हिंदी। इसमें पहले प्रकार की भाषा से अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे प्रकार की जो भाषा है उसमें शुद्ध संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों को ही मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इनकी भाषा कैसी है? मिली जुली भाषा है। उसमें अरबी के भी शब्द हैं, फारसी और अंग्रेजी की शब्दावली का भी इन्होंने पूर्ण रूप से खुलकर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ संस्कृत की तत्सम तद्भव शब्दों का भी इन्होंने सुंदर इस्तेमाल अपने नाटक में या प्रहसन में किया है। तो इनकी भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण है, सशक्त और प्रवाहशाली है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी भाषा को सजीव कर दिया है, या उसमें एक नया जीवन डालने का प्रयास इन्होंने अपने मुहावरों और कहावतों के माध्यम से किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें और आपके पास समय हो तो यहाँ आप अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जो शब्द आए हैं इनके नाटक में, उनके उदाहरण दे सकते हैं, यानी उन शब्दावलियों को यहाँ उदाहरण के तौर पर भी आप डाल सकते हैं। अब अगर बात करें इनकी शैली की, देखिए भारतेंदु युगीन जो नाटक है, उन नाटकों में प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो नाटक संस्कृत शैली में लिखे गए, उनके जो पात्र हैं वो आदर्श आधारित है, जबकि नई शैली या नवीन शैली में जो नाटकों के पात्र है वो जीवन के सच्चे प्रतिनिधि नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो शिल्प की दृष्टि से यह नाटक न तो पूर्णतया प्राचीन नाट्य शास्त्र से जुड़ा है और न ही इसमें अंग्रेजी की परंपरा की नकल उतारी गई है। भारतेंदु जी के नाटकों की अगर बात करें तो उनका मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ जन सामान्य को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना भी इनका मुख्य उद्देश्य नाटकों का रहा है। तो यहाँ पर प्राचीन संस्कृति के प्रति
प्रेम जगाना, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना तथा पश्चिम के जो गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहे थे उनसे हमारे समाज को बचाना भी इनके नाटकों का मुख्य प्रयास रहा है। यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने यानी किसने, भारतेंदु जी ने क्रांतिकारी हथौड़े से काम नहीं लिया। उन्होंने मृदु, संशोधक, निपुण वैद्य की भांति रोगी की स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर उसकी रुचि के अनुसार उचित पथ्य की व्यवस्था की। यह की अपनी व्यवस्था है, यह उनकी अपनी व्यवस्था है। यहाँ पर उनकी अपनी व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि वो क्रांतिकारी विचारों की तरह, या क्रांति से जैसे हम एक वार करते हैं, प्रहार करते हैं, वो प्रहार उन्होंने नहीं किया अचानक से, बल्कि कोमलता का भाव अपनाते हुए, क्योंकि ये जरूरी था। अंग्रेजी सत्ता में उसी के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने जो एक ढूंढने वाला, संशोधक यानी ढूंढने वाला, जैसे निपुण वैद्य होता है, वो भी किसी भी बीमारी को पहले पहचानता है और उसके बाद उसका उपचार करता है। इन्होंने भी तत्कालीन व्यवस्था को पहचाना और उसी व्यवस्था को पहचान करके अपने भावों की अभिव्यक्ति अपनी विधाओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से की है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें कौन सी शैली इनके नाटकों में मिलती है, वो है प्रतीकात्मक शैली। देखिए भारतेंदु जी की नजर तत्कालीन समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं या भ्रष्टाचार है उन पर रही, तो उन्होंने अपने प्रहसन में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार तथा जो विकृतियां आ गई थी, बुराइयां आ गई थी, उन पर करारा व्यंग्य किया है। भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक में भ्रष्टाचार के सभी रूपों पर हमें व्यंग्य देखने को मिलता है। तो यह अपने आप में क्या है, प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया नाटक है, जिसमें प्रतीकात्मक ढंग से भारतेंदु ने कभी चने वाले के माध्यम से, कभी चूरन वाले के माध्यम से, कभी सब्जी और फल बेचने के माध्यम से, तो कभी कुंजड़ीन के माध्यम से तत्कालीन सत्ता के प्रतीक जो सेठ और साहूकार थे उन पर करारा व्यंग्य किया है। जैसे उनकी पंक्तियां हैं कि चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। तुरंत पचावे यानी तुरंत पचावे, यानी जो नौकरी करने वाले लोग हैं या जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो ऐसी चूरन खाते हैं। चूरन बेचने वाला ये कह रहा है कि ये चूरन ऐसी है कि जब वो इसे खा लेते हैं तो दुगनी रिश्वत को भी तुरंत ही पचा जाते हैं। तो ये क्या है, प्रतीक है किसका, भ्रष्टाचार का। जो चौपट राजा है, अंधेर नगरी यानी अन्याय का प्रतीक। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सबके बारे में बताया था कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, जो चौपट राजा है वो कैसा कुशासक का प्रतीक है। तो यहाँ पर सब क्या है, प्रतीकात्मकता के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है व्यंग्यात्मक शैली। देखिए भारतेंदु जी हिंदी जगत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये अनुभव किया कि हास्य रस के मनोरंजक गद्य साहित्य का निर्माण भी समाज के लिए जरूरी है और उसके बिना हिंदी के गद्य साहित्य में रोचकता और स्थायित्वता नहीं आ सकती। अतः उन्होंने अपनी गद्य भाषा में हास्य और विनोद की पुट दी। व्यंग्य और आक्षेप के द्वारा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उपहास किया। तत्कालीन अंग्रेजी व्यवस्था पर भी व्यंग्य के माध्यम से वो प्रहार करते हुए क्या कहते हैं, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। अब देखिए व्यंग्यात्मकता को इन्होंने क्यों अपनाया, कहने का भाव तो व्यंग्य का माध्यम या अगर हम अर्थ देखें तो वो क्या है, व्यंग्य यानी मजाक। लेकिन ये मजाक केवल मजाक नहीं है, ये केवल व्यंग्य नहीं है, बल्कि व्यंग्य के माध्यम से उन बुराइयों पर, कुरीतियों पर, कुव्यवस्था पर, कुशासन पर चोट की गई है। क्योंकि अगर अंग्रेजों के सामने सीधे तौर पर बगावत की जाती तो जैसे हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था कि उनकी सोजे वतन जो रचना थी वो जब्त कर ली गई, और उसी चीज से बचने के लिए, उन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी शैली अपनाई, व्यंग्यात्मक शैली अपनाई, और इसी शैली को अपने काव्य में, अपने लेखन में इन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देखें विवेचनात्मक शैली। तो गंभीर विषयों के विवेचन में
इस शैली का उन्होंने प्रयोग किया। इसमें वाक्य अपेक्षाकृत थोड़े लंबे हैं, भाषा भी यहाँ पर गंभीर हो गई है, लेकिन फिर भी वो जो भी तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसकी विवेचना इस शैली के माध्यम से करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद है भावात्मक शैली, यानी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए जो उन्होंने शैली अपनाई। इसमें वाक्य कैसे हैं? छोटे हैं, सरस हैं, मुहावरेदार हैं। इनके जो हम अंधेर नगरी में जो काव्यात्मकता देखेंगे, यानी जो कविताओं को इन्होंने समावेश किया है, चाहे वो चूरन वाले के मुख से कहलवाई है, चाहे वो सब्जी वाले के मुख से कहलवाई है, उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर उनका कवि रूप भी मुखरित हो उठा है, लेकिन वो छोटे छोटे वाक्य हैं, मुहावरेदार भाषा है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग उसमें किया गया है, परंतु वहां पर भावना या भावात्मकता जो है वो ज्यादा प्रखर रूप से सामने आई है। तो इस प्रकार हम भारतेंदु जी की भाषा और शैली की समीक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न अंत में आपसे एक यह निवेदन है कि आप यह निष्कर्ष जरूर दें। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी की भाषा और शैली उनके भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम था। माना कि उनकी जो भाषा है, गद्य भाषा, वो व्याकरणिक दृष्टि से कहीं कहीं पिछड़ी हुई प्रतीत होती है, परंतु वहां भाषा के बजाय भाव महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि इनकी जो नाटक कृति है उसमें इनकी भाषा और शैली उनके भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सशक्त मानी जाती है। तो अंत में ये निष्कर्ष आप जरूर डालें। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।